खुशामदीद। जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के लिखे जाने वाले खत पर बनने वाले लार्जर बेंच में जनाब जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब की शमूलियत पर सवाल उठ गए हैं और इस जिम्न में उन्हें एक मशवरा कोर्ट एंड कोर्ट्स के अंदर उनको एक मशवरा दिया गया है और उनको ये बात बावर कराने की कोशिश की गई है कि जनाब आप का जो मौकफ है वो सामने आ गया है, आपने जो अपना जहन है वो खोल के रख दिया है और वो जो फॉर्मल समाअत से पहले जो एक पहली समाअत का ऑर्डर आज जारी किया गया था 12 नकात पर मुश्तमिल, उन 12 नकात के ऊपर एतराज फाइल करते हुए आपकी तरफ से जो तौजीहात पेश की गई थी वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आपके जहन में इस मुकदमे के हवाले से ना सिर्फ चीजें बहुत हद तक क्लियर हैं बल्कि आप एक हतमी नतीजे तक भी पहुंच चुके हैं। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे लोग इस हवाले से एतराज उठा रहे हैं कि जनाब आपका किरदार इस बेंच के अंदर एक खास फरीक को फायदा देने के लिए है, लिहाजा आपका इस बेंच में मजीद रहना आपकी खुद इज्जत व वक़ार के मुनाफी होगा। लिहाजा बेहतर है कि आप जस्टिस या अफरीदी साहब के नक्शे कदम पर अमल दरामद करते हुए खुद ही इस समाअत से अपने आप को अलग कर ले और मुस्तकबिल में बनने वाले मुमकिना तौर पर फुल बेंच का भी हिस्सा ना बने। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह मशवरा जज साहब को उनके एक ऐसे दोस्त की तरफ से दिया गया है जो उनके बहुत ही ज्यादा करीब समझे जाते हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि उनके साथ उनके कुछ कारोबारी मरासम भी हैं तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इन जज साहब को अपने दोस्त की तरफ से कुछ वजूहात भी बताई गई हैं कि जनाब अगर आप अपने आप को इस मुकदमे की समाअत से पीछे हटाएं तो उसके लिए ये वजूहात हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इन वजूहात की रोशनी में आपका इस समाअत में मौजूद रहना खुद आपके लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो वजूहात कौन सी हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या मौजूद जज साहिबान को बताए जाने वाली वजूहात में कोई वजन है, और सबसे बढ़कर ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लड़ाई क्या अब पार्लियामेंट के फोरम पर लड़ी जाएगी और कल का दिन इस हवाले से क्या अहमियत रखता है। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनका इस मामले में अब क्या रोल होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इसराइल की, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान और खिते की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस हवाले से होने वाली पेशरफ्त से भी आपको आगाह रखा जाए। आपको मालूम है कि ईरान की तरफ से अटैक किया गया था और अब इसराइली वजारत दिफा की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आ गई है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ईरान की तरफ से किए जाने वाले इस अटैक को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया है। सिर्फ चंद ही ऐसे ड्रोन्स हैं या चंद ही एक ऐसे मिसाइल्स हैं जो टारगेट्स तक या उस इसराइली हदूद तक पहुंचने में कामयाब हुए। बेशतर ड्रोन्स को और मिसाइल्स को इसराइली हदूद में पहुंचने से पहले ही उर्दन की फजाई हदूद में ही नाकाम बना दिया गया था और तबाह कर दिया गया था। इसके साथ साथ इसराइल की तरफ से सलामती काउंसिल के प्रेसिडेंट को एक खत भी तहरीर किया गया है और उनसे मुतालबा किया गया है कि वो इसराइल की सरजमीन पर होने वाली इस ईरानी हमले पर नोटिस लें और सलामती काउंसिल का फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए ताकि ईरान को इस मामले पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और मुमकिन तौर पर ईरान के हवाले से सख्त इकदाम तजवीज़ किए जाएं। न सिर्फ ये बल्कि अब इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान को उसकी इस हरकत का, इस हमले का जवाब दिया जाएगा और ये जवाब बहुत ही ज्यादा शदीद होगा। और बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान ने हकीकी मानों में खित्ते के अमन को खतरात लाहक कर दिए हैं। और अगर इस सूरत हाल में हम अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के इस ऐलान को भी जोड़ ले तो हमारे सामने पिक्चर बहुत ही हद तक क्लियर हो जाती है, जिसमें जो बाइडेन की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि अगर इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर जवाबी कार्रवाई की जाती है, जवाबी अटैक किया जाता है, तो अमेरिका इस मामले में किसी भी तौर पर इसराइल की सहूलतकारी नहीं करेगा और ना ही वो इस मामले के अंदर शरीक बनेगा। हाँ, इसराइल की डिफेंस के लिए, इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसराइल पर किए जाने वाली किसी भी मुमकिन कार्रवाई के लिए अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ देगा और उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा और डिप्लोमेटिकली पर भी वो इसराइल को
मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा, लेकिन ईरान पर जवाबी कार्रवाई के लिए इसराइल के लिए अमेरिकी हमायत बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगी। और ये वो सिचुएशन है जो बहुत ही ज्यादा संगीन है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के महकमा खारजा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आया है और इस स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान के महकमा खारजा की तरफ से भी मौजूदा सूरत हाल के ऊपर शदीद तरीन तशवीश का इजहार किया गया है और इसका जिक्र किया गया है इस प्रेस नोट में, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान डीप कंसर्न ओवर ऑन गोइंग डेवलपमेंट्स इन द मिडिल ईस्ट, यानी पाकिस्तान ने का इजहार तशवीश है मशरिक वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर। आगे जाके वो लिखते हैं पाकिस्तान इज वॉचिंग विद डीप कंसर्न द ऑन गोइंग डेवलपमेंट्स इन मिडिल ईस्ट। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त को बहुत ही ज्यादा तशवीश की नजर से देखता है। फॉर मंथ्स, कई महीनों से पाकिस्तान हैज अंडरलाइंड द नेसेसिटी ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रिवेंट expansions of hostilities in the region and for a ceasefire in Gaza, कि पाकिस्तान कई महीनों से खित्ते की इस सूरत हाल पर आलमी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश करता रहा है और ये कहता रहा है कि सीज फायर गजा के अंदर जो सीज फायर है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके नताइज जो है वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। On 2 April 2024, Pakistan had pointed to the dangers of the attack on an Iranian consular office in Syria as major escalation in an already volatile region। और फिर वो ये कहते हैं कि 2 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान ने इस अमर की भी और इस खतरे की भी निशानदेही की जो सीरिया यानी शाम में ईरानी कॉन्सुलर ऑफिस पर हमले के नतीजे में सामने आया, जिसने इस खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल में मजीद इजाफा किया। टुडेज डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ डिप्लोमेसी। आज होने वाले वाकयात यानी ईरान की तरफ से किए जाने वाला हमला ये सफारतकारी की नाकामी की एक मिसाल है। These also underline the grave implications the cases where the United Security Council is unable to fulfill its responsibilities of maintaining international peace and security, क्योंकि ये वो इशारे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल किस तरीके से आलमी अमन को बरकरार रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रही है। इट इज नाउ क्रिटिकली अर्जेंट कि ये इस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरी है टू स्टेबलाइज के इस्तेहकाम मिले दिस सिचुएशन हालात में एंड रिस्टोर पीस और अमन की बहाली में। वी कॉल ऑन ऑल पार्टीज, हम तमाम जो फरीक हैं उन पर जोर देते हैं टू एक्सरसाइज एटमोस्ट रिस्ट्रेंट्स के वो सब्र का मुजाहरा करें एंड मूव टुवर्ड्स डी एस्केलेशन, और इस कशीदगी में कमी के लिए जो है वो उस पर अपना कोई किरदार अदा करें। लेकिन ये किरदार अदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि एक जानिब सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइल की तरफ से ईरान पर पाबंदियों और ईरान के खिलाफ मुश्तरका अटैक करने का एक मुतालबा सामने आ रहा है और दूसरी जानिब खुद इसराइल ने ईरान को सबक सिखाने का फैसला किया है और ये वो सूरत हाल है जिसके बिगड़ने का एहतमाल है और इसके असरात यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान इन हालात में अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकता, जबकि पाकिस्तान की जो इंटरनल सूरत हाल है वो आपके सामने है जहां पर पॉलिटिकली खींचातानी, रस्साकशी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के भी जो सारे के सारे अवामल हैं वो हमारे सामने बेनकाब हैं। हद तो ये है कि अब निज़ाम ने इंसाफ के ऊपर भी तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं जिसकी मिसाल मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में दी। अब जहां तक 6 जजेस का मामला है वहां पर भी ये बात मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से और मुख्तलिफ तजिया निगारों की तरफ से सामने आ रही है कि ये जो 6 जजेस की तरफ से खत लिखने का इशू है इसके पीछे भी जस्टिस अतर मिनल्लाह है, मोहतरम सईद चौधरी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक से जायद मरतबा इस सारी सूरत हाल की अक्कासी की है और उन्होंने बताया है कि किस किस तरीके से खासतौर पर ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लेटर था जिसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के एतराजात सामने आए और उस वक्त सामने आए जब ये फैसला जो है ये अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि अपनी इस पोजीशन से फायदा उठाते हुए मुबैना तौर पर जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब पूरे के पूरे सिस्टम को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाने की तगदो कर रहे हैं। इस हवाले से उनके किरदार के ऊपर तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं। इस हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं कि जस्टिस जो हैं
अतर मिनल्ला साहब इस वक्त तो बहुत ज्यादा वोकल बने हुए हैं, लेकिन उस वक्त उनको क्यों खामोशी तारी थी जब जनाब शौकत सिद्दीकी साहब का मामला दरपेश था, और चूंकि उस वक्त खुद जनाब अतर मिनल्ला साहब इस सारी सूरत हाल के बेनिफिशरी थे, तब उन्होंने इस मामले पर किसी तरह की कोई आवाज नहीं उठाई, कोई एतराज नहीं किया, जैसा एतराज इस वक्त वो चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस सारे मामलात में नजर आती है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से ये जो अभी पेशरफ्त हो रही है नवाज शरीफ साहब की, उसमें उनका रोल है। क्योंकि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को पनामा केस के अंदर सजाएं दी जा रही थी और तमाम जो इंसाफ के पैमाने थे उनको नजरअंदाज किया जा रहा था, इंसाफ की हर एक कसौटी को, इंसाफ के हर एक असूल को पामाल किया जा रहा था, उस वक्त भी जनाब अतर मिनल्ला साहब आला अदलिया से वाबस्ता थे। उस वक्त भी जनाब अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने इस सूरत हाल पर जरा सी भी लबकुशाई नहीं की। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिमांड होता है और वो एहतसाब अदालतों में जाता है, एहतसाब अदालतों से फैसले होते हैं और उन्हीं फैसलों के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को सजाएं मिलती हैं, फिर ये केस अपीलों में आते हैं और वहां पर जनाब जज अरशद मलिक साहब का केस सामने आता है और उस मौके पर उस ऑडियो का जायजा लेने की हकीकी जिम्मेदारी जनाब अतर मिनल्ला साहब की थी, क्योंकि उस वक्त जज अरशद मलिक जिस डोमेन में काम कर रहे थे वो जनाब अतर मिनल्ला साहब की डोमेन थी। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने इस केस का जायजा लेने की बजाय जनाब अरशद मलिक साहब मरहूम की खिदमात वापस भेज दी लाहौर हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट ने उसके बाद तहकीकात करते हुए जनाब अरशद मलिक साहब को मिसकंडक्ट का मुल्जम करार देते हुए, मुर्तकब करार देते हुए उनके ऊपर जो है मुलाजमत के दरवाजे बंद कर दिए, उनको मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। जबकि उनके इस एतराफ के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से भी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई कि जनाब किस तरीके से उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई थी या उनको कॉम्प्रोमाइज किया गया था जजमेंट देने के लिए। होना तो यह चाहिए था कि जब यह मामला सामने आया उस वक्त जज अरशद मलिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में थे और अरशद मलिक साहब की इस वीडियो का, इस बयान का, इस एतराफ का कि उनको दबाव के तहत नवाज शरीफ को सजा देने पर मजबूर किया गया, खुद जनाब अतर मिनल्ला साहब को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने इसके ऊपर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी। हत्ता कि आसिफ सईद खोसा साहब ने ये जो इस जज अरशद मलिक साहब वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, तब उन्होंने तो इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के ऊपर एक ऐसा मज़हिका केस फैसला दे दिया जिसकी किसी भी जगह पर नजीर नहीं मिलती कि प्रोफेशनल कैमरा होना चाहिए, प्रोफेशनल कैमरामैन होना चाहिए, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही हो उसको भी पता होना चाहिए कि उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरा ओपन होना चाहिए, छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। वो ऐसी अजीबोगरीब किस्म की चीजें कि जनाब एक वीडियो एविडेंस को एविडेंस के तौर पर कबूल करना ही नामुमकिन हो जाए, इस तरह की सूरत हाल को जन्म दिया गया। और इस सारे मामले के अंदर जनाब अतर मिनल्ला साहब को किसी भी सूरत जो है उनको क्लीन चिट नहीं मिल सकती। ये वजह है कि उनके दोस्त अहबाब उनको ये बात बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब सामने आते हैं, नवाज शरीफ साहब इस मुकदमे में फरीक बनते हैं, तो वो जो बारे सबूत की आप बात कर रहे हैं तो उस बारे सबूत की लपेट में आप खुद भी आएंगे, क्योंकि अगर वहां पर ये स्टेट ने ये जिम्मेदारी लेनी है कि वो इस बात का तयन करेगा कि जनाब क्या सच है क्या झूठ है, तो फिर आपके मामले में आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्या सच है क्या झूठ, लिहाजा अपने आप को कटहरे में आने से बचाएं। दूसरी जानिब अगर नवाज शरीफ साहब सामने आ रहे हैं तो अतर मिनल्ला साहब के लिए ये बात और भी ज्यादा परेशान कुन होनी चाहिए कि वो सिर्फ अतर मिनल्ला साहब को मंजर से हटाने के लिए सामने नहीं आ रहे, वो सिर्फ अतर मिनल्ला साहब की जज्जी के खात्मे के लिए मैदान अमल में नहीं आ रहे, वो सिर्फ अतर मिनल्ला को मुतनाज़ा बनाने के लिए मैदान अमल में नहीं आ रहे, बल्कि वो उन और बड़ों के मुतनाज़ा या उनके मुतनाज़ा किरदारों को सामने लाने के लिए आ रही है। क्योंकि नवाज शरीफ वो शख्सियत है जिसके पास बताने को बहुत कुछ है और उनके पास तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा वाली तकरीर से अगर आप शुरू करें
तो उस वक्त से लेकर अब तक बहुत कहानियां हैं जो नवाज शरीफ के सीने में मदफून है। और अगर वो इस फोरम के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फोरम के ऊपर, अगर वो उन कहानियों का आगाज करें कि जनाब ये काकड़ फार्मूला किस तरीके से बना था, इसहाक खान का गठजोड़ किसके साथ हुआ था, वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर नवाज शरीफ ने 17 अप्रैल की तकरीर की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और फिर वो कौन से हालात थे जिन पर नवाज शरीफ को डिक्टेशन को वसूल करने और इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था। तो ये सारी सूरत हाल अगर वहां से खुलना शुरू हो गई तो फिर तो जनाब जो है ना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी शर्मिंदगियों का सबब बनेगा। और बेशक वो लोग इस वक्त अपना मामला लेकर अल्लाह के हजूर भी पहुंच चुके हों, चीजें जो सामने आएंगी वो बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक होंगी। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में जनाब अतर मिन अल्लाह साहब के लिए भी यही जो तजवीज़ उनको किया गया है कि जनाब बेहतर यह है कि आप रिक्यूज कर लें, यही आपके लिए बेहतर सूरत हाल है, क्योंकि अब मामले का ने आगे बढ़ना है, इस पर फुल कोर्ट आना है और फुल कोर्ट के बाद ही पता चलेगा जनाब कि इस मामले ने अब, इस ऊंट ने अब किस करवट बैठना है। मौजूदा सूरत हाल में ये बात बहुत ही ज्यादा वाज़ेह नजर आ रही है कि इस केस ने अपने फाइनल आउटकम की तरफ भी जाना है और नवाज शरीफ के फरीक बनने के बाद इस केस ने एक ऐसे रुख पे, एक ऐसी डगर पे चले जाना है जहां से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा होने जा रहे हैं और उसमें जनाब अतर मिन अल्लाह साहब का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट होने जा रहा है। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।